सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। तो आकांक्षा, अब गर्मियां तो आ चुकी हैं। हाँ, आ रही हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं पूरी तरह से आ चुकी हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे स्टूडियो के बाहर। बिल्कुल। स्टूडियो के बाहर गर्मी है और स्टूडियो के अंदर अच्छी ठंडी माहौल है, ठंडा माहौल है। हम ठंड का आनंद ले रहे हैं। भाई, गर्मियों में ठंड का आनंद लेना हो तो एसी में बैठने के बजाय कुछ जो घर में बनाकर कुछ ठंडे पदार्थ या खासकर ठंडे पेय, अगर ये घर में बनाकर इनका आनंद लिया जाए तो वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी लाभदायक होगा। बिल्कुल। और वैसे भी अगर ठंड के दिनों में, गर्मियों के दिनों की बात कर रहे हैं, ठंड देखिए, ठंडी बातें हो रही है तो ठंडी लगने लगती है, ऐसा लगता है। तो ठंड की जब ठंडी पानी की बात हो रही है गर्मी में जब, तो उस समय वैसे भी पेय ज्यादा पीना चाहिए क्योंकि पसीना बहुत निकलता है, तो शरीर को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए भी हमें ठंडे पेय अगर पियेंगे तो हमारा मन भी खुश रहेगा, पेट भी खुश रहेगा और दिल भी खुश रहेगा। भाई नेहा, तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ मैं कि आज जब हम व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजनों में आज हम बनाएंगे कुछ ऐसे पेय पदार्थ, खासकर ठंडे पेय पदार्थ जो इस कड़कड़ाती ठंडी में, अरे माफ कीजिएगा, इस मतलब बदहवास कर देने वाली गर्मी में हमें ठंडक पहुंचाएं। बिल्कुल। देखिए, ठंडे पेय का ये असर है कि हम बार बार गर्मी को भूलकर ठंड की ओर जा रहे हैं और हम दोनों का दिमाग में असर हो रहा है इस ठंड का। तो इससे पहले कि हम दोनों पूरी तरह भूल जाएं कि मौसम गर्मियों का है जी, न कि ठंडियों का, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और क्या होगा आज? और आज हम बात करेंगे कि घर से दूर दिल के पास, यानी ऐसे सदस्य जो हमारे परिवार के हैं और परिवार से दूर रहते हैं किसी वजह से, तो उन्हें कैसे हम अपने दिल के करीब महसूस करवाएं कि वो हमारे दिल के करीब हैं, हमारे पास ही हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से दूर हैं, किसी और शहर में या कहीं और रहते हैं, लेकिन वो हमारे मन में बसे मन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है ना नेहा कि हम किसी की मदद कर देते हैं तो हमें भी उम्मीद रहती है कि भाई सामने वाला भी जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। या कोई और हमसे भी ये उम्मीद रखता होगा। तो भाई सहायता की उम्मीद किससे रखी जाए? और सखी विशेष में हम बात करने वाले हैं जानकी बाई इलाहाबाद की। तो ये बातें तो होंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो भी सखियां सुन रही हैं, श्रोता सुन रहे हैं, वो ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से सहायता की उम्मीद रखी लेकिन उसने आपकी सहायता नहीं की, फिर आपको कैसा लगा? और क्या ऐसा हुआ है कि कभी आप किसी की सहायता करना तो चाहते थे, उन्होंने आपसे मांगी भी थी सहायता, लेकिन आप किसी कारण से नहीं कर पाए, तो उन्हें कैसा लगा? हाँ, मतलब दोनों तरफ से बात है कि क्या कभी आप किसी की उम्मीद पर खरे उतरे हैं या आपको जरूरत कभी पड़ी हो तो, या अनायास ही बिना मांगे आपको सहायता मिल गई हो। ऐसा हो जाता है, अक्सर होता है जी। तो हमें बताइए ना। बिल्कुल। तो ये बातें तो आप हमसे साझा कीजिए कमेंट्स के जरिए, और तब तक हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के अंत तक जब हम पहुंचते रहेंगे तो ये सारे कमेंट्स भी बातें करेंगे और हम भी वे बताएंगे कि सहायता की उम्मीद किस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन शुरुआत कर दें एक गीत से। चलिए। आई कंगना
आकांक्षा, हमने कहा था कि भाई आज हम बात करने वाले हैं जानकी बाई इलाहाबादी की और इनके बारे में चलिए बात करते हैं, है ना? वैसे संगीत के क्षेत्र में नेहा, हम जिन महिलाओं का नाम लेते हैं उनमें जानकी बाई का नाम भी शुमार है। इनका कंठ बचपन से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। वो इसलिए कि जब ये गाती जब भी, तो जो लोग वहाँ सुनते, इनको सुनने के लिए आते या सुनते रहते, वो अपनी सुध बुध खोकर इनके गायन को सुना करते। और इनके जन्म की तारीख को लेकर वैसे अलग-अलग तरह की जानकारी मौजूद है जी। तो किसी का कहना है कि इनका जन्म हुआ साल 1864 में, तो कहीं-कहीं पे 1880 में उनकी जन्म की बात मिलती है। लेकिन ये बात तय है कि उनका जन्म बनारस में हुआ था। बिल्कुल, और वो छोटी उम्र की थीं जब पिता शिव बालक राम ने उन्हें, उनकी माँ वो अकेली रह गईं, उनके पिता नहीं उनके साथ रहे। तो एक अन्य महिला के कहने पर नन्ही जानकी अपनी माँ मानकी के साथ इलाहाबाद आ गईं। और वो जो महिला थी उन्होंने धोखा उन्हें दिया और इसकी वजह से जो माँ बेटी थी वो गलत जगह पर पहुंच गई जी। और यहीं उनकी माँ ने किसी तरह से अपना जीवन संभाला और बेटी की उन्होंने देखी कि छोटी सी बेटी है और वो संगीत में काफी रुचि रखती है, तो उन्होंने उन्हें संगीत की शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया और लखनऊ के एक शिक्षक थे हस्सू खान, उन्होंने जानकी का संगीत गुरु नियुक्त कर दिया। और जानकी भी संगीत में आगे बढ़ने लगी। नन्ही जानकी बाई समारोह में जाकर बड़े-बड़े दिग्गजों से मुकाबला किया करती और ऐसे में एक बहुत बड़े गायक से जीत हासिल करने पर उनकी धाक जम गई। और कहा जाता है कि इस बात से नाराज होकर जिनकी हार हुई थी, उस गायक ने मात्र 12 साल की जानकी बाई पर छुरी से हमला कर दिया जी। और इस हमले में जानकी बाई के शरीर पर लगभग 56 घाव हुए। उनका लंबे समय तक इलाज चला, तब कहीं जाकर वो ठीक हो पाई। बाद में गायकी से अपना नाम कमा लिया उन्होंने और इस घाव ने उन्हें एक नया नाम दिया। लोग उन्हें 56 छुरी कहकर बुलाने लगे। बिल्कुल, और जानकी बाई को न सिर्फ गाने का शौक था बल्कि वो लिखती भी थी, बहुत अच्छा लिखा करती थी और अपने लिखे हुए को वो धुनों में भी डालती थी और फिर उन्हें गाती भी थी। जानकी बाई की लिखी गजलों का संग्रह जो है वो दीवाने जानकी के नाम से बाद के दिनों में प्रकाशित हुआ और वो न सिर्फ आम लोगों के लिए समारोह में भाग लेती थी बल्कि उस जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, प्रमुख रियासतें होती थी, वहां भी उन्हें संगीत आयोजन में बुलाया जाता, वो वहां भी भाग लिया करती थी। और ये भी कहा जाता है कि जानकी बाई उस जमाने में, ये तब की बात है, अपने आयोजनों के लिए एक दिन के 1000 रुपए से ज्यादा लिया करती थी। उस दौर में कोलकाता की प्रसिद्ध गायिका गौहर जान का भी काफी नाम हुआ करता था। साल 1911 में जॉर्ज पंचम जब इलाहाबाद आए तो उनके लिए हुए एक समारोह में गौहर जान और जानकी बाई ने साथ में प्रस्तुति दी थी। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि इस समारोह में जानकी बाई ने रात 12 बजे से गाना शुरू किया और सुबह 4 बजे तक बिना रुके वो गाना गाती रहीं और गौहर जान को उन्होंने शिकस्त दी। और एक अन्य समारोह के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब जानकी बाई अपना गाना गाने के लिए एक चबूतरे पर बैठी और गाना गाने लगी तो पूरा का पूरा चबूतरा चांदी के सिक्कों से पट गया और गिनती जब की गई उन सारे सिक्कों की तो कुल 14,070 रुपए उस वक्त निकले, उन सिक्कों से कमाई इस तरह से हुई थी। जी, और ये जिस समय की बात है ये काफी बड़ी रकम उस समय के हिसाब से मानी गई। जानकी बाई के अंदर कुछ न कुछ नया सीखने की एक ललक थी और यही कारण था कि उन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखने के लिए कई शिक्षक नियुक्त किए थे। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ग्रामोफोन कंपनी ने उनके गानों की रिकॉर्डिंग करके 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स तैयार किए। साल 1907 से 1929 के दौरान उनके लगभग 250 गानों के रिकॉर्ड्स तैयार किए गए। इसके लिए शुरुआती समय में उन्हें 20 गानों के 250 रुपए मिले, जबकि आखिरी समय में उन्हें 20 गानों के लिए 5,000 रुपए की रकम अदा की गई थी। तो किस तरह से उनका वो एक सफर रहा जो उन्होंने तय किया। और ये जो रिकॉर्डिंग की गई थी वो रिकॉर्डिंग इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता इन शहरों में हुई। जानकी बाई के गीतों की खासियत ये थी कि उनमें रागों से संबंधित गीत ज्यादा मिलते हैं, जैसे दादरा, ठुमरी, कजरी, होरी, चैती, भजन, गजल, ये सारे ही ऐसे जगह थी जहां पर जानकी बाई अपना हक रखती थी और वो अच्छी तरह से उस तरह गाती थी उन सभी गीतों को। और उनके जो गीत वो लिखती थी वो हिंदी और उर्दू में लिखे गए हैं और हर गीत, जब भी जो रिकॉर्ड में जो उनके गीत थे वो हर गीत के अंत में अपना नाम लेती थी और कहती थी मेरा नाम जानकी बाई इलाहाबादी। क्या बात है। तो ऐसी ये गायिका और
इनके द्वारा गाए गीत। हालाँकि लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देखिए जो जानकी बाई ने जो भी गीत गाए, एक अपना नाम उन्होंने कमाया, उनके जीवन में जैसे उन्हें छप्पन छुरी कहा गया, इतना उन पर हमला भी हुआ, उसके बावजूद वो उससे आगे निकली और उन्होंने अपना ये नाम कमाया कि रिकॉर्डिंग कंपनी खुद आकर उनके साथ रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल, चाह और रही है। ये नाम कमाने के लिए देखो ना नेहा, कि ये जो शोहरत उन्हें मिली, ये कि 1 या 2 दिन की बात नहीं है। बचपन से उन्होंने मेहनत की अपनी गायकी पर, रियाज़ करते रहीं और तब कहीं जाकर ये मकाम उन्हें हासिल हुआ। बिल्कुल, ये मकाम उन्होंने हासिल किया, तभी तो इतने सालों के बाद भी आज हम उनकी बात कर रहे हैं और एक उस ज़माने में इस तरह से अपना मुकाम हासिल करने वाली महिला के रूप में उन्हें देख रहे हैं। अब हम एक अच्छा-सा गीत सुन लें। गीत सुनेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें। बिल्कुल। अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है सभी का। और जैसे आकांक्षा हमने बात की जानकी बाई की, तो ये गीत तो सुनना बनता है। आई
निगोड़ी बोले छमाछम पायल निगोड़ी हो अजी धीरे से खोलूंगी द्वार रे सैया धीरे से मैं तो चुपके से अजी हौले से खोलूंगी द्वार रे सैया धीरे से खोलूंगी द्वार ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे बाके यार रे बाके यार रे ठाड़े रहियो। लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और सखी सहेली कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि घर से दूर जब लोग रहते हैं, जो भी परिवार के सदस्य किसी काम के लिए, पढ़ने के लिए जब दूर जाते हैं, तो उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि परिवार के सदस्य, जो परिवार है, वो उन्हें भूल गया। वो अकेले बैठे हैं, उन्हें किसी को याद नहीं करता, कोई फोन नहीं करता। भाई नेहा, जब कोई घर से दूर रहता है ना, तो एक अगर खासकर वो व्यक्ति जो घर से पहली बार किसी काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में कहीं दूर जा रहा है, हाँ। और ऐसी जगह जा रहा है, मतलब इतना भी पास नहीं है कि हर हफ्ते जाके घर वालों से मिल लिया, हाँ। तो मतलब साल में 1 बार या 2 बार ही घर पे मुलाकात हो पाती है, तो वो ऐसा व्यक्ति मतलब घर वालों की कमी ज्यादा महसूस करता है। बिल्कुल। और उसे लगता है कि अब घर के लोग हैं, सब साथ में हैं, वो क्या कर रहे होंगे। जैसे अगर उनकी आदत ये है कि वो साथ में बैठ के खाना खाते हैं, सब परिवार के सदस्य, तब उसे जब वो खाना खाने बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे हम परिवार के साथ बैठकर खाते, सब क्या खा रहे होंगे इस वक्त, सब क्या कर रहे होंगे इस वक्त, तो उन्हें बहुत याद करते हैं। और ऐसे में कई बार परिवार के सदस्य ये सोचते हैं कि अगर उन्हें बार बार फोन करेंगे, वो पढ़ने गए हैं या वो काम के सिलसिले में गए हैं, तो उनके पास वो समय है कि नहीं, हाँ। अभी बात करें या ना करें, तो वो कई बार लगातार फोन नहीं करते हैं। मतलब और ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें फोन करके कहीं डिस्टर्ब कर देंगे या वो किसी अन्य काम में व्यस्त होंगे तो उनका काम उन्हें रोकना पड़ेगा। तो इस चक्कर में भी हाँ। हम कभी मतलब घर वाले जो हैं कभी उस व्यक्ति को या उस बच्चे को फोन नहीं कर पाते। तो जो दूर है व्यक्ति, वो कभी-कभी ये भी सोचने लगता है कि भाई घर वालों को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, मुझे कोई याद ही नहीं करता। तो वो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि हम घर से बहुत दूर हो गए हैं और घर के लोग अपने आप में मस्त हो चुके हैं, अब हमें अकेला छोड़ दिया गया है और हमसे वो लोगों को बात करने की कोई मंशा नहीं है उनकी। और कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के सदस्य बार-बार फ़ोन करते हैं, तो भी वो परेशान हो जाते हैं। कि क्यों बार-बार मुझे फ़ोन किया जा रहा है भई, हम इतने ज़िम्मेदार हैं कि हम अपना ख़्याल खुद रख सकते हैं, तो हमें बार-बार फ़ोन करके परेशान ना किया जाए या हर घंटे फ़ोन करके हमारी पूछताछ ना की जाए कि खाना खाया या नहीं, रात को ठीक से नींद आई या नहीं, आज ऑफ़िस में क्या हुआ या आज स्कूल में या कॉलेज में क्या बात है। तो भाई देखिए, अगर आपको बार-बार कॉल किया जा रहा है, तो इसी के चलते कि घरवालों को आपकी फ़िक्र है, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, है ना? तो इसमें चिड़चिड़ाहट वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप सोचिए कि आप इतने लकी हैं कि घरवाले आपको इतना मिस कर रहे हैं आपके ना होते हुए। और साथ ही साथ अगर आपको दिन में 1 कॉल आ रही है या नहीं भी आ रही है, तो आप ये भी मत सोचिए कि भाई घरवाले तो मुझे याद ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भूल गए। आप मतलब एक तरह से नकारात्मक जो विचार है, इसको परे रखिए और आप जिस काम के लिए हैं उस जगह पे पूरा ध्यान उस पर लगाइए। बिल्कुल। और परिवार के लोग भी जो होते हैं, वो भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर हम उन्हें फ़ोन करेंगे तो परेशान कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उन्हें एक मैसेज डाल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं या जिस समय आपकी बात हो रही है आप पूछ सकते हैं कि भई कौन-सा ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हम बार-बार आपको फ़ोन करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उस वक़्त ऑफ़िस में हो या अपनी पढ़ाई में व्यस्त हों, तो इसलिए हम आपको डिस्टर्ब ना करें। तो आप ऐसा कीजिए कि हमें वो समय बता दें जब हम आपको कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल। या आप हमें एक मैसेज डाल दें या आप हमें कॉल कर लें। आप हमें कॉल करने वाली बात तो कई बार गलत हो जाती है, कहते हैं कि भई हम ही करें फ़ोन, आप नहीं कर रहे हैं। तो भई ये तय किया जा सकता है कि एक नियत समय तय हो और उस पर परिवार वालों से या परिवार वाले
उस व्यक्ति से बात कर ले। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई परिवार मतलब एक तरफ की बात। हाँ। यही बात इस तरफ से भी लागू होती है कि भई मतलब अगर वो व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो व्यक्ति भी अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा है हाँ। रोज़ाना, तो परिवार वाले भी ये ना सोचें कि कि मतलब बाहर जाके भूल गया हाँ, हमें। वही एक ताना मिलता है ना, हाँ। ताना कसा जाता है कि भई आप तो फ़ोन ही नहीं करते, या आप तो इतने व्यस्त हैं, या अपनी दुनिया में इतने मगन हैं कि आपको इतना हुँ। समय नहीं मिलता कि आप परिवार वालों को याद करें। हाँ, तो ये हाँ। चीज़ दोनों ही पक्ष को ये समझने हुँ। की ज़रूरत है कि भई जो अगर फ़ोन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि परिवार में कोई परेशानी हो, तो आप उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। वहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परिवार के सदस्यों को लग रहा है कहीं हम उसे परेशान ना करें, तो भी उन्हें इस बात को खुलकर मतलब अगर हम बात कर लें जी। एक-दूसरे से, ऐसा ना सोचें कि अरे वो बाहर है, कोई त्योहार आता है तो हम ऐसा सोचते हैं अगर हम उसे बताएँगे कि हमने ये मिठाई बनाई, ये सब कर रहे हैं, तो उससे कहीं ऐसा ना लगे कि अरे हम तो इतने दूर हैं, हम तो ये नहीं खा पाएँगे या हम उसका आनंद नहीं ले पाएँगे। हुँ। इसलिए हम उसे बताते नहीं हैं और बात नहीं करते कई बार। भाई जब रिश्तों में आपसी रिश्तों में प्यार होता है, हुँ, हुँ। सामंजस्य होता है, एक समझ समझ वाली चीज़ होती है, तो घर से कोई कितना भी दूर रहे, लेकिन दिल के हमेशा वो पास ही रहेगा। तो जो परिवार से दूर रहने वाले सदस्य हैं, हुँ, हुँ। वो खुद को घर के पास महसूस कर सकें, इसके लिए कुछ तो किया जा सकता है ना? बिल्कुल, दोनों ही तरफ से कुछ किया जाए लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये सोचते हैं कि परिवार में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो आपस में सँभाल के जो अकेला रह रहा है उसके लिए कुछ उसे ज़्यादा महत्व दे दें थोड़ा, हुँ, हुँ। कई बार। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि समय-समय पर आपस में हम बात तो करें ही हुँ। और कई बार ऐसा होता है कि हमें घर में बहुत ही छोटी-मोटी परेशानियाँ होती हैं ना, जी। जैसे मान लीजिए कि पानी नहीं आया, इस तरह की परेशानी या कोई जो परिवार का सदस्य है वो थोड़ा बीमार हो गया, उसे हुँ। बुखार ही आया सिर्फ़ और वो दवाई लेने से वो ठीक हो गया। लेकिन हमने उसे ये बात तो बता दी कि भई देखो जो घर के बुज़ुर्ग हैं, दादाजी, दादी जी या जो भी हैं, वो उनको बुखार आ गया या हुँ। मम्मी ने बता दिया कि हमें बुखार आ गया। लेकिन ठीक हो गए तो उन्होंने बताया नहीं। अब वो जो अकेला रह रहा है वो पूरे वक़्त चिंता में है कि भई हमारे घर में इसको बुखार आ गया, वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? उसे कैसा लग रहा है? उसकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई? तो हुँ। वो अकेला रहकर इतनी चिंता कर लेता है। तो ये जो छोटी-मोटी बातें हैं वो ना बताएँ, लेकिन बड़ी बातें ज़रूर बताएँ। हाँ, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, या चिंता में डालने वाली जो हुँ, बातें हुँ। हैं, वो उनसे बाँटने की बजाय उनसे हल्की-फुल्की कुछ बातें करें। उनसे पूछें कि घर से दूर आप रह रहे हैं, कैसा लग रहा है? या उन्हें बताएँ कि कोई चिंता की बात नहीं, थोड़े दिनों में आप वापस आ जाएँगे, बस कुछ ही समय की बात है। मतलब एक एक ढाँढस बँधाने वाली बात होती हुँ, हुँ। है ना? तो और अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी अगर हो रही है, तो हुँ। कोशिश करें कि यहाँ रहते हुए ही, मतलब हुँ, परिवार हुँ। वाले घर में रहते हुए ही भी उसका निवारण कर सकें। बिल्कुल, तो ऐसा ना हो कि वो आपको अपनी परेशानी मान लीजिए बता देते हैं, आप खुद उनसे ज़्यादा परेशान हो गए और फिर आपने उनको रोज़-रोज़ फ़ोन कर के उन्हें आपने अलग तरह से और एक परेशानी दे दी। जैसे उन्हें लगे कि अरे! हमने ये परेशानी अपनी बता दी घर में, अब घर के लोग अलग ही परेशान हो गए और वो हमसे बार-बार पूछ रहे हैं। हुँ। तो इससे अच्छा अब अगली बार कुछ परेशानी होगी तो हम अपना ही देख लेंगे, हम नहीं बताएँगे। तो हुँ। ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए आप उनकी परेशानी को समझें और एक जो तरीका होता है ना कि घर में अगर है कुछ परेशानी होती है, हाँ ठीक है ना ये कर लो। तो एकदम ही ऐसा आराम से भी ना करें लेकिन धीरे से पूछें, कभी पूछें। कभी अगर उन्हें बुरा लग रहा है या वो अकेला फ़ील कर रहे हैं, तो आप उनसे बातचीत कीजिए ऐसे हल्की-फुल्की बातचीत कीजिए। ये मत बिल्कुल। पूछिए कि तुम्हें अकेला क्यों लग रहा है? तुम अभी भी अकेला लग रहा है? तो उन्हें बार-बार वो चीज़ें याद ना कराएँ। हाँ, और घर का कोई सदस्य अगर घर में मौजूद नहीं है, तो उस सदस्य को भी और घर परिवार वालों को भी खासकर तब कमी खलती है जब कोई त्योहार या उत्सव का माहौल घर में रहता है। हुँ। तो भई उस व्यक्ति को बताएँ कि उनकी अनुपस्थिति को सभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हुँ, हुँ। और साथ ही साथ वो व्यक्ति जहाँ है वहीं रह के त्योहार मना सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें प्रेरित करें कि थोड़ा तो खुश हो लें त्योहार वाले दिन, और हो सके तो त्योहार से पहले ही उन तक कुछ सामान जैसे मिठाई हो गए या कुछ कपड़े हो गए या उनकी कोई पसंद की चीज़ ही हो गई, उन्हें भेज दें। हुँ, हुँ। तो वो अच्छा लगेगा और साथ में वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो हाँ भाई, कॉल का ज़माना है। अब तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हुँ, हुँ। अब तो हाथ में हमारे जो ये मोबाइल फ़ोन रहता है, है तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। अपनों से हम कभी भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल और समय-समय पर उनसे जुड़ सकते हैं वीडियो कॉल करके और अगर परिवार से जो व्यक्ति दूर रहते हैं उनसे हम बात कर सकते हैं और भी इस बात में और भी कुछ मुद्दे चीज़ें और हैं हैं, जो हम हाँ। बता सकते हैं लेकिन क्योंकि थोड़े दूर है ना घर से हुँ, हुँ। परिवार वाले तो हम भी एक ब्रेक लेके वापस आते हैं।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। तो देखिए, जैसे अंतराल के बाद हम आ गए, उसी तरह से एक अंतराल के बाद जो दूर रहते हैं वो भी आते रहते हैं। इससे भी एक आनंद का माहौल बना रहता है। वो आते हैं तो एक त्योहार अलग ही हो जाता है, वो भी कि कोई घर आ गए। और कभी-कभी ऐसा भी होता है ना नेहा कि परिवार से दूर अगर कोई व्यक्ति है तो मतलब मानव शरीर ही तो है, तबीयत कभी खराब हो सकती है, कम ज्यादा, है ना। तो ऐसे में परिवार वाले अगर हो सके तो कोई सदस्य उस व्यक्ति के पास जाकर रह सके तो इससे बेहतर क्या होगा। बिल्कुल। और अगर वहां जाना संभव भी ना हो तो कोशिश करिए कि आप उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहें ताकि उन्हें अकेला ना महसूस हो। और अगर वो व्यक्ति जिस शहर में है, बिल्कुल, वहां अगर कोई पहचान का है या दोस्त है या कोई करीबी रिश्तेदार है, तो उन्हें कहा जा सकता है कि जाकर उनकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए या उनकी खोज खबर ले लीजिए। और मदद की बात तो हमारे साथी भी हमें आज बताने वाले हैं कि किस तरह से मदद उन्होंने किसी की थी या उन्हें मिली थी या नहीं मिली थी तो कैसा लगा, या उन्हें करना था मदद लेकिन वो नहीं कर पाए तो कैसा लगा। तो ये सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक गीत सुनवा देते हैं। नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। प्यार की शहनाइयां बज गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है।
कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो। सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो। सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बातियां अरमान की बच गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। और आकांक्षा, ये भी एक इत्तेफाक है कि हम लोग सुबह से ये सोच रहे हैं, सुबह से या कार्यक्रम की शुरुआत से ये सोच रहे हैं कि गर्मी आ गई कि ठंडी आ गई, ठंडी आ गई कि गर्मी आ गई, क्योंकि ठंडे ठंडे पेय पीना है हमें। हाँ, तो भाई अगर ठंडे पेय पीना है नेहा, तो गर्मियों का ये मौसम है। हाँ, ये सही बात है। तो इस पर हम सोचते हैं कि क्या क्या हम पेय पी सकते हैं। तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक या रेडी टू ड्रिंक, मतलब जो पीने हाँ, के लिए तैयार रहते हैं, जी। उन शरबतों की बजाय अगर घर में ही जो फल हैं या नींबू है, बिल्कुल। इनका रस बनाकर पिया जाए तो सेहत को भी वो फायदेमंद होगा, और साथ ही अब हमारी वो जो जेब है ना, जो खनकती रहती है, बिल्कुल। उसके लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल, जो बाहर से हम जो चीजें खरीदेंगे उससे कम पैसों में हम घर में बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं, और घर के सभी सदस्य भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। ऐसा नहीं कि महिलाओं पर बहुत जोर पड़ने वाला है, तो सभी बना सकते हैं। जैसे कि नींबू पानी तो बच्चों को बनवाते ही हैं, बनाना जानते हैं, उसके लिए इसकी रेसिपी बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ गर्मी में जो पेय खास रूप से पिए जाते हैं, छाछ हो गया, जी। लस्सी, मट्ठा, नारियल पानी भी मिलता ही है। बिल्कुल। मतलब ये सारी चीजें जो हैं आसानी से घर में मिलती भी है, और पीने के बाद शरीर को तरावट भी पहुंचाती हैं। बिल्कुल। लेकिन कई और चीजें भी हैं। जैसे कि आम का पन्ना, क्योंकि आम का पन्ना भी खट्टे खट्टे आम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बाजार में बहुत आ रहे हैं। मीठे आम अभी आना शुरू होंगे। भाई गर्मियों के दिन हो और आम पन्ना न पिया जाए तो गर्मी मानती है नहीं, हम गर्मी नहीं मान सकते उसको अगर हमने आम का पन्ना नहीं पिया तो। और आम का पन्ना जो है वो 2-3 तरीके से बनाया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो खट्टा और मीठा दोनों तरीके से बनाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ मीठा बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके के आम पन्ना होते हैं। बिल्कुल। तो खट्टे वाले की रेसिपी हम पहले बताएं? बताइए। तो खट्टे वाले आम पन्ना के लिए आपको 4 कच्चे आम चाहिए, और खट्टा मीठा अगर बनाना चाहें तो उसमें चीनी भी आप डाल सकते हैं। और 2 छोटी चम्मच सेंधा नमक चाहिए, 1 छोटी चम्मच जीरा का पाउडर चाहिए, 2 छोटे चम्मच आप जलजीरा का पाउडर डालिए, और आधा कप पुदीने के पत्ते पीस कर आप डाल सकते हैं उसमें। और इसके लिए आप आम को छिलके सहित भी उबाल सकते हैं या छिलका हटाकर भी उबाल सकते हैं। तो इसको उबालने के लिए आप आम को कुकर में सीधे डाल दीजिए या एक बर्तन में डालिए, और थोड़ा सा पानी डालकर 1 सीटी आने तक उसको पका लीजिए। और जब आपको लगता है कि आम पूरी तरह से पक गया है, 1 सीटी या 2-3 सीटी में कई पूरा बार वो उसे पक जाता गलाना नहीं है, लेकिन इतना हो जाए कि उसका जो बाहरी आवरण है जो वो नरम हो जाए। हाँ, उसका रंग भी बदल जाता है। तो जब वो हो जाए तो आप ठंडे पानी में उस आम को लेकर के आम के गुदे निकाल लीजिए पूरा। छिलके को बहुत ज्यादा जोर से न मसलें, नहीं तो वो कड़वा सा लगने कसैला लगता है। बना जाएगा। तो आप आम के गुदे पूरे निकाल लीजिए। और अगर आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा चाहिए कि जिसमें मुंह पे आपको गुदे वगैरह थोड़े भी नहीं चाहिए, तो आप उसे छान भी सकते हैं या मिक्सी में पीस सकते हैं। तो इस तरह से उसे पीस कर पानी में आप मिला लीजिए, उसमें नमक डालिए, जीरा डालिए, जलजीरा पाउडर डालिए, पुदीने के जो पत्ते हैं उसे सुखाकर आप डाल सकते हैं क्रश करके, या फिर पीस सकते हैं उसको भी साथ में। यहाँ पे मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी नेहा कि आम का पन्ना में जब बनाते हैं हम, तो आपने जो जीरे की बात की, तो भुने हुए जीरे को पीस कूट कर डालेंगे तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको नमक की बजाय जलजीरा पाउडर या चाट मसाला डालना हो तो एक स्वाद उससे भी बढ़ जाएगा। और बच्चे
जब चटपटा स्वाद होता है ना हम्म, तो बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल। और उसे आप जब मिलाएंगे उसमें कई बार बहुत से लोग होते हैं जो काली मिर्च भी डालते हैं ताकि आपका गला साफ लगता है पीते समय, और सौंठ भी डाला जाता है पाउडर। तो इस तरह से तो ये बन गया आपका खट्टा वाला। खट्टा मीठा वाला ये जो पना है, हाँ, इसका स्वाद बढ़ाने का एक तरीका ये भी है हाँ कि जी। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब आम का जो गूदा है उसको पानी में मिलाया, बगल में धनिया, धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, उसमें एक या आधी हरी मिर्च स्वाद के लिए कि डाल के आप उसे बारीक पीस लीजिए चटनी की तरह, और फिर इसको उस जो हमारा गूदा और पानी का जो मिश्रण है हाँ, उसमें मिला दीजिए, तो इससे भी स्वाद बढ़ता है क्योंकि बिल्कुल। धनिया और पुदीने का जो स्वाद रहता है वो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर घर में अगर आपने गुपचुप बना ले तो उसमें भर के आप इसको खा भी सकते हैं। पानी पूरी जो कहा जाता है उसके साथ भी इसे खा सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। और क्योंकि आम का पन्ना की बात हो रही है तो एक और आम का पन्ना है, केसरिया आम पन्ना, ये भी आप बना सकते हैं। तो उसी तरह से आपको आम उबालना है और उसका गुदा पानी में निकालना है, लेकिन पानी में आपको मिलाना है केसर, इलायची का पाउडर और गुड़ या शक्कर जो भी आपको पसंद हो वो आप मिला सकते हैं। और इसे अगर आप मिला के पीते हैं, आपको अगर बहुत दिनों तक इसे रखना है तो गाढ़ा गाढ़ा ही आप इसे रखिए पल्प को, और साथ में ये सारी चीजें मिलाकर कांच की बरनी में आप रख सकते हैं। किसी भी धातु की बरनी में मत रखिए, कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में आप रख के इसको फ्रिज में रख सकते हैं काफी समय के लिए। और फिर थोड़ा सा निकाला आपने और इसमें 1 भाग ये लिया आपने और 3 भाग आपने ले लिया पानी, और उसे मिलाएंगे जब आप तो बड़ा अच्छा लगेगा। शरबत बन मतलब गया इसमें घरेलू। चीनी की या गुड़ की जो मिठास रहेगी वो थोड़ा ज्यादा रहेगी। हाँ, इसमें थोड़ी ज्यादा रहेगी। और इसमें आपको ठंडा पीना है तो आप बर्फ मिला लीजिए, और अगर आपको गरम मतलब सादा पीना है तो आप सीधे मटकी के पानी में पी सकते हैं। क्या बात है नेहा। और इसी तरह जैसे आम का पना गर्मियों में पीना बेहद जरूरी है, उसी तरह बेल का शरबत बिल्कुल, ये भी शरीर को ठंडक और तरावट दोनों देता है। तो बेल का शरबत बनाना तो बेहद आसान है और गर्मियों में ये खास तौर से बनाया जाता है। बेल ये जो फल होता है गर्मियों में ही आता है, तो कुछ इसके लिए भी कुछ मेहनत नहीं करनी है ज्यादा। बेल आप पका हुआ बेल जो बाजारों में मिलता है वो ले आए, उसका गूदा आपने निकाल लिया। गूदे को निकालने के बाद उसे छलनी से चाल लीजिए, मतलब एक उसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए उसे चालन से आपको चालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें रेशे रहते हैं। तो अगर आपको नहीं चाहिए कि रेशे आपके जीभ पर या मुंह में घूमे, खासकर बच्चे नहीं पसंद करते तब, तो इसको आप छन्नी से छानने के बाद जो आपको पल्प मिलता है, जो गूदा मिलता है गाढ़ा वाला, उसमें आप पानी मिलाइए जितनी जरूरत है उतना। और स्वाद के लिए अगर बेल में बहुत ज्यादा मीठा नहीं है फल, तो उसमें आप स्वाद के लिए हल्का सा शक्कर मिला सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बेल का शरबत है, और पीने के बाद सच में ऐसा लगता है कि मतलब जो एक गला जो सूखा रहता है ना गर्मियों के दिनों में, उसमें बेहद तरावट आती है। बिल्कुल। ये बेल का शरबत पीने से ना ऐसा लगता है, जब पी रहे हैं तभी लगता है, ऐसा लगता है कि गले से लेकर के अंदर तक, अंतरात्मा तक वो छू लिया है, क्योंकि बहुत ठंडक महसूस होती है उसको पीने से। तो अब गर्मियों में एक काम और भी करना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए। संगीत वैसे संगीत तो हमेशा ही सुनना चाहिए। संगीत हमेशा सुनना चाहिए, लेकिन देखिए इस गीत में बता रहे कि गर्मियों में क्या करना चाहिए। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी बुलाना चाहिए।
गड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ए, ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो। ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। कह दो पड़ोसियों से, क्या? झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए। अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ओ पुत्रा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बेहद जरूरी काम है भाई गर्मियों का। और इससे सहायता मिलती है, बहुत सारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि गर्मी लगती रहती है, तो ठंडे ठंडे पानी से नहाया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। रिफ्रेश हो जाते हैं, हम तरोताजा महसूस करने लगते बिल्कुल। हैं। भाई नेहा, कुछ ऐसी ही हालत मन की होती है, मतलब मन को भी खुशी होती है कि कभी अनजाने अनचाहे, मतलब हमें किसी मदद की जरूरत है और वो अनजाने ही किसी से मिल जाती है। बिल्कुल, और हमें ऐसा लगता नहीं रहता। वैसे भी अगर देखा जाए तो इंसान एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति है, प्राणी है, तो उसे कहीं ना कहीं से मदद मिलती है। बिना मदद के तो कोई भी इंसान कहीं पहुंचा नहीं है। उसे कहीं ना कहीं से अपनों की, किसी और की, पहचान वालों से या किसी से भी मदद मिलती ही रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सहायता चाहिए होती, किसी से मदद हम मांगना चाहते हैं, या हम उनसे कहते हैं किसी से कि भाई उम्मीद भी लगा लेते हैं कि हमें मदद मिलनी चाहिए इस चीज के लिए। बिल्कुल। तो इसी बात पे हमारे जो श्रोता हैं वो कह रही हैं कि इंसानों का स्वभाव ही ऐसा बना है कि हम किसी से भी ज्यादा आशा या उम्मीद लगा लेते हैं। मैंने किया है तो वो मेरी मदद करेंगे, और अक्सर हम ऐसा सोचते हैं। पर हमारे विद्वानों ने कहा भी है कि नेकी कर और दरिया में डाल, सब पर उम्मीद मत लगाइए। अपने जन्म से भी नहीं तो फिर कहना होगा कि तो किससे लगाएं। तो जितना हो सके, हर कोई आपके अनुरूप तो नहीं कर सकेगा, और कभी कभी आपको हो सकता है तकलीफ भी हो। सच ये भी है कि आप शरीर और मन से तकलीफ में हैं, कोई आपको दुख में प्यार के शब्द बोल दे तो मन की जो तकलीफ है ऐसे में दूर हो जाती है। बिल्कुल, और वो कोई अगर एकदम अपना ना हो, जो हमें समझता हो, ऐसा व्यक्ति भी ना हो, और अचानक से वो आकर हमसे कुछ बातें कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह, इसने जो बात हमें कह दी वो हमारे लिए एक तरह से सहायता हो गई। बिल्कुल उसने सही कह दिया कि वो, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा कह देता है कि भाई किसी से उम्मीद करो ही मत, अगर उम्मीद करोगे तो फिर दुख होगा, तो हम तो भाई किसी से उम्मीद नहीं करते। तो जो सामने वाला उम्मीद करके बैठा है उस वजह से दुख मना रहा है, उससे लगता है कि हाँ, ये तो बहुत सही बात इन्होंने कही। तो प्रश्न ये है नेहा कि मतलब सहायता मांगनी चाहिए या फिर अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए, सहायता तो हमें जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हर काम हम खुद कर लेंगे, हम किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, किसी से कुछ मदद मांगेंगे नहीं। खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें, माओं की बात करें, तो वो ऐसा करती हैं कि भाई पूरा घर हम खुद संभाल लेंगे, सारा काम हम खुद कर लेंगे, किसी से सहायता मांगेंगे ही नहीं। लेकिन इससे उन्हें बहुत सारी तकलीफें भी होती है। तो सहायता मांगना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम उम्मीद लगा लें। सहायता किस तरह की है? जैसे छोटे छोटे कामों में सहायता अगर हम मांग रहे हैं,
या कोई ऐसी सहायता है जो सामने वाला कर सकता है। बिल्कुल। हमने उससे मांगी, सहायता मांग सकते हैं, लेकिन वो हमारी सहायता करेगा या ना करेगा, ये निर्णय उसके ऊपर हम छोड़ दें। तो वो अपनी मन के अनुसार हमसे हमारी सहायता करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो ना करे। बिल्कुल। लेकिन हम मांगे तो सही। हाँ, सहायता मांगना भी बेहद ज़रूरी है। तो जब कोई हमारी सहायता नहीं करता तो मतलब कभी-कभी होता है ना कि भई हमने उम्मीद लगा ली कि फलाने पड़ोसी हैं, हमें मदद पड़ने पर ये ज़रूर आएँगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें जब मदद की ज़रूरत हो तो हमें उनसे कोई मदद ना मिली। तो ऐसे में कभी-कभी मन ये भी सोचने लगता है कि एक मतलब द्वेष का जो एक भाव निर्माण हो जाता है कि उन्होंने हमारी मदद जानबूझकर नहीं की या हम इतनी तकलीफ में थे। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि आप जितनी तकलीफ में हो उससे ज़्यादा तकलीफ में वो इंसान हो जिससे आप सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। तो सिक्के के जो दोनों पहलू होते हैं उसे देखना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सामने से अपने सभी व्यक्ति इस तरह के नहीं होते कि वो अपना दुख सबसे व्यक्त करें। जी। तो कई बार ऐसा लगता है, हमें लगता है कि जो दूसरे जो व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छी है, चमकीली है उसकी ज़िंदगी, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है और हमने उससे अपनी परेशानी के वक़्त मदद माँगी, उसने मदद नहीं की। पर हो सकता है कि वो आपको अपना दुख नहीं दिखाता है, लेकिन उसके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ जिससे वो जूझ रहा है। तो ऐसे में वो आपकी मदद करना चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा है। तो फिर आप द्वेष तो आपने पाल लिया, लेकिन उसकी स्थिति भी आप समझिए कि हो सकता है कि वो मदद ना कर पा रहा है, करना चाह के भी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए और समय रहते अगर आपको किसी से मदद मिल रही है या किसी अनजाने से ही, तो कृतज्ञता का जो एक भाव रहता है वो आप उन्हें ज़रूर दें। मतलब उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। और मदद नहीं भी मिल रही है तो द्वेष पालने के बजाय कृपया उनकी स्थिति को समझने की थोड़ी कोशिश करें। वो जैसा कि हमने कहा कि आप मदद मांगिए, लेकिन मदद मिलेगी या नहीं, मतलब कोई मदद करेगा या नहीं करेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो उतनी उम्मीद हम उससे ना लगाएं। बिल्कुल। हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि ये जो कोरोना काल जो इसमें हमने जैसे देखा नेहा कि कई अनजान लोगों ने आगे आकर अनजानों की मदद की। ये नहीं देखा गया कि फला व्यक्ति हमारा परिचित है कि नहीं या कोई हमारा रिश्तेदार है कि नहीं। आस पड़ोस पास में जिसे भी मदद की ज़रूरत हुई आगे बढ़कर लोगों ने मदद की। हमारे श्रोता ने का भी यही कहना है कि कोरोना काल में लोगों ने बहुत मदद की। जो इस बीमारी से पीड़ित थे उन्हें दवाइयाँ या खाना वगैरह दिया। कई बुजुर्ग जो घर में अकेले रह रहे थे जिन्हें देखभाल की ज़रूरत थी उनकी देखभाल की गई। और जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी उन्होंने भी आगे आकर सबकी मदद की। बिल्कुल। वैसे ही हमारी एक और श्रोता कह रही हैं कि सहायता की उम्मीद अपनों से की जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि किसी अनजान से भी सहायता की उम्मीद हो ही जाती है। फिर सहायता किसी भी रूप में हो सकती है। एक बार मेरी दोस्त ने बताया था कि वो किसी काम से बाहर गई थी और घर आने में देर होने वाली थी, लेकिन फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और वो घबरा गई कि घर पे कैसे बताएं। उसकी घबराहट को वहाँ एक बुजुर्ग महिला ने नोटिस किया और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने अपना फ़ोन दिया और अपने फ़ोन से उन्होंने घर पे बात करवा दी। तो यही होती है सहायता, जिससे उम्मीद भी नहीं होती उससे हमें सहायता मिल जाती है। बिल्कुल। तो जब सहायता की ज़रूरत आपको पड़े या किसी और को पड़े तो बेझिझक आगे बढ़िए और मदद के लिए तैयार रहिए। सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो
मगर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है, दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है, जीना मुश्किल होता है। हो थोड़े फूल हैं कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा। और इसी तरह से हमारा सहारा गर्मियों में बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ, कुछ पेय हमने बताए। और गर्मियों का जो सबसे अहम पदार्थ है नेहा, आम पन्ना, और हमने बेल के शरबत की बात की। सत्तू को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। सत्तू जो चने का सत्तू मिलता है, मसूर का सत्तू मिलता है, और खासकर जौ का सत्तू, ये पेट को भी ठंडक पहुंचाता है और शरीर को तरावट भी देता है। और जब जो छोटे खासकर जो बच्चे होते हैं उनको अगर पानी में ये घोल के दिया जाए तो पौष्टिक भी रहता है ये। बिल्कुल, तो इतनी सारी पौष्टिक बातें होंगी, इतने सारे पेय की बातें हो गई, तो वक्त कह रहा है कि अब बाहर जाइए और पेय पीजिए। तो सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं से इजाजत लेते हैं। बिल्कुल। आप सभी को नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।